ओके, किस किस का आंसर आया? सर m हैंड रेस प्लस करो। m न्यू जी करेक्ट है। m प्लस m न्यू जी। m म्यू जी, m प्लस m म्यू वन इंटू जी, यस। तो देखो इसमें हमसे क्या बोला गया था कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच सर देयर आप इज, हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहा है? हेलो, शायद नेट खराब है सर। हाँ तो देखो हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें फंडा ये था, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स F such that there is no relative motion between block A and B। तो इसका मतलब क्या था कि एक्सेलरेशन ऑफ A शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B, और यू कैन से स्लिपिंग नहीं हो रही है बिटवीन A एंड B, और यू कैन से ये मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन जब होगा तो हमारे पास में फोर्स भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो अगर तुम्हारे इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, सर आपका आवाज ब्रेक क्या हो रहा हो रहा है। नहीं सर, उसका आवाज है? ब्रेक सर हो रहा है। क्लियर आ रहा है। तेरा तुम्हारा नेटवर्क आवाज लैग खराब हो है। रहा है, तुम्हारा आवाज लैग हो रहा है भाई, मेरा नहीं हो रहा है। तो अगर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो सकता है, नीचे वाले का भी मैक्सिमम हो सकता है। तो पहले मैं चेक करूंगा, देखो इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है ना, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर तो फोर्स हमने लगाया ही है। हम बात करेंगे इसकी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच ब्लॉक बी कैन है, मैक्सिमम उसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, क्योंकि उसको आगे लेके जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो अगर मैं उसका एफबीडी बना दूं, ये मेरे पास में मास m, तो देखते हैं इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन F, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन F और यहाँ पे लगेगा F। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारे सर पास m1 UG। जब तुम्हारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। और मुझे पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इनटू स्मॉल एम जी, अच्छा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल एम जी। तो अगर ये तुम्हारे पास में फ्रिक्शन मैक्सिमम है, इसको इक्वल टू कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो हमारा एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन ऑफ बी मैक्सिमम दैट कैन बी म्यू इनटू जी। मतलब ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, म्यू जी। तो ठीक है, इसका भी मैं कितना कर दूं, इसको उतना ही कर देता हूं, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो फिर मैं कह दूंगा कि पूरा जो सिस्टम है, मास कितना हो गया m प्लस कैपिटल M, यहाँ पे कितना फोर्स लगना है F, यहाँ पे स्मूथ ग्राउंड है ना ये वाला, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है। अच्छा सर, मैंने क्या किया, आपने जो कल जो 2-3 एग्जांपल किए थे मैंने हाँ वैसे सॉल्व हाँ करने की सोची और मैंने हाँ वैसा किया, लेकिन सर वेरिएबल ही आ रहे थे। हाँ, तो आंसर तो वेरिएबल में आएगा ना, क्योंकि सब कुछ मैंने यहाँ पे वेरिएबल में दिया हुआ हाँ है, m लेकिन आप कैपिटल M। हाँ लेकिन मेरा आंसर मैच अच्छा, नहीं, मेरा नहीं कर आंसर रहा, मैच नहीं कर रहा। नहीं, ओके मैं अब करवा लो मैच, ठीक है, हाँ क्लियर है सबको। मतलब सर एक्सेलरेशन कॉमन मेरा F अपॉन m प्लस m ही आ रहा है। हाँ बस मैंने लेकिन आपका लेकिन मैंने हम जो बस लेकिन म्यूजी नहीं लिया था। हमको ऊपर वाले को चेक करना है ना कि ऊपर वाले का मैक्सिमम कितना हो सकता है। अच्छा, ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि ब्लॉक बी इज हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, राइट। सर हाँ मैंने वैसे किया, स्मॉल m पे सूडो फोर्स लगा के इक्वेट कर दिया। हाँ एक ही बात है,
अगर तुम इसके ऊपर ही अपने ऑब्जर्वर को बिठा दोगे तो तुम कहते हैं सूडो फोर्स लगा दोगे, और जो सूडो फोर्स लगेगा उसको अपने मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल कर दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो और करते हैं। कौन सा लेक्चर है? 6? Yes, sir. हाँ, तो अब हम उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन और करते हैं। कल हमने सबसे सिंपल क्वेश्चन किया था कि जो नीचे वाली सरफेस है वो स्मूथ है और जो ब्लॉक है उनके बीच के अंदर फ्रिक्शन है। अब ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं। अगर उसी क्वेश्चन का मैं उल्टा कर दूं, सपोज यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg, इसके ऊपर ब्लॉक मैंने रखा हुआ है 5 kg, यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, पहले हमने लगाया ये 15 न्यूटन, और सेकंड केस के अंदर हमने लगा दिया 45 न्यूटन। बताओ दोनों केस के अंदर क्या होगा? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स? चलो सर ये दो फोर्स आपने दोनों इस एक ही बॉक्स पे लगाया है? दो नहीं, अलग केसेस है अलग। सर? अरे मतलब पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है 15 न्यूटन वाले से, फिर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है 45 न्यूटन से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। सर पहले में दोनों ब्लॉक्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे। ओके गुड। सेकंड में सर एक सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। देखो स्टेप हमारे सेम रहेंगे जो हमने कल किए थे। सबसे पहले क्या अज्यूम करना है? पहले इसमें 1 मीटर पर सेकंड जाएगा। फोर्स इज 15 न्यूटन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन एक्सेलरेशन, कि हम वी आर अज्यूमिंग दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। तो हमारे पास में ये ब्लॉक, हमारे पास में ये ब्लॉक, इसका मास 5, इसका मास 10, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन। अगर दोनों को कहते सिस्टम अज्यूम कर लूंगा तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है वो तो इंटरनल फोर्स बन गया। ओके, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? डायरेक्शन ऑफ पीछे की डायरेक्शन पीछे की में। तरफ, पीछे की तरफ। इसके ऊपर लगेगा पीछे और इसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शन आगे। ठीक है,
और ये यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ग्राउंड पे तो 0 है। तो पहले मैंने निकाला एक्सेलरेशन कॉमन, तो फोर्स कितना है 15, मास कितना बन गया 15, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक में से ऐसे ब्लॉक को उठाएंगे जिसको सिर्फ फ्रिक्शन मूव करवा रहा है। तो स्टेप 2 तो हमने किया टेक ए, ठीक है। अगर मैं ए को बनाऊं, ये है इसका मास कितना है 10, इसके ऊपर यहां लग रहा है फ्रिक्शन, तो पहले निकालेंगे फोर्स रिक्वायर्ड। क्या है फोर्स रिक्वायर्ड, मास है इसका 10, एक्सेलरेशन 1, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अब चेक करते हैं फोर्स अवेलेबल, और वो कितना हो सकता है म्यू इंटू एन। अब बताओ इस सरफेस पे पेन कितना नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल बिटवीन 5 सर kg and 10 50 kg, न्यूटन। 50 न्यूटन, जो कि भाई ऊपर वाले का mg लग रहा है और यहाँ से नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 इंटू 50, तो कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया। सर तो हम 50 जो हमारी जो अपने रिक्वायरमेंट है वो भी कितनी है 10, और हमारे लिए अवेलेबल कितना है 10, तो एवरीथिंग इज गुड। तो मतलब तो हमने क्या बोला, बोथ विल मूव टुगेदर विद एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा 10 न्यूटन। सर सेकंड वाले में ऊपर वाला 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हाँ। एक्सेलरेशन से मूव करेगा और नीचे वाला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब बताओ कि जो सबसे जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, यही तो हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास में अवेलेबल फोर्स कितना था टोटल 10, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 10, इसका मास कितना है 10, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 ही हो सकता है, 1 से ऊपर कभी होगा ही नहीं। तो जब मैं 45 को लगा दूंगा तो केस 2 व्हेन फोर्स इज 45 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन चेक करूं, कॉमन एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन में कितना आएगा 45, तो फोर्स हो गया, मास कितना बन गया 15, तो आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। फिर हमने चेक किया, चेक ऑन ब्लॉक ए, ये मेरा ब्लॉक ए, इसका मास कितना है 10, इसके ऊपर यहाँ फोर्स लग रहा है F, तो फोर्स है ना रिक्वायर्ड कितना है फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 30 न्यूटन, और हमारे पास में अवेलेबल कितना है म्यू एन, और वो कितना सर है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। हमको 30 चाहिए, हमारे पास में अवेलेबल कितना है 10, तो क्या होगा स्लिपिंग होएगी, भाई इतनी हमारे पास में हिम्मत ही नहीं है ना। तो मतलब कि अगर मैं इन दोनों से बोल सकता हूं कि स्लिपिंग, और जब स्लिपिंग होती है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लगाया 45 न्यूटन, और यहाँ की तरफ लग जाएगा 10, इसका मास 5, और जो यहाँ वाला ब्लॉक है इसके ऊपर यहाँ पे लग जाएगा 10, तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 45 माइनस 10 35, तो एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ हाँ भाई, किसी को कुछ डाउट यहां तक? एनीवन? सर चुपचाप, हाँ बोलो। सर हम कंपलसरी है कि हम सिस्टम लेके ही करना है या फिर हम सेपरेटली भी कर सकते हैं? बस सेपरेटली करोगे देन हाउ विल यू नो कि स्लीपिंग हो रही है कि और नहीं हो रही है,
हमको क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से करना है कि हमने अज्यूम किया कि दोनों साथ में जा रहे हैं, लेकिन बाद के अंदर प्रूव कर दिया कि नहीं, साथ में तो जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ओके सर। ठीक है, जैसे अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ। सर बट मैंने क्या किया कि दोनों इंडिविजुअल सिस्टम्स को सॉल्व कर दिया। पहले केस में तो दोनों में 1 ही आ रहा है, तो फिर मतलब वो ऑब्वियस है हाँ कि दोनों एक साथ ही जाएंगे। यस, हाँ ठीक है हाँ ओके है सर। ना। ओके, अब इसके अंदर मतलब एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर मान लो आप ग्राउंड के ऊपर भी फ्रिक्शन है, ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तुमको फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 0.2। ठीक है, इसका मास सपोज 4 kg, और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 kg, और यहाँ का तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5। ठीक है, किस पे लगाना है फोर्स बताओ? लगाओ किसी ऊपर, हाँ लगा दो सर। नीचे वाले पे लगा देते हैं। कितना लगाना है Yes, बताओ? sir. सपोज इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो क्या होगा बताओ? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक। ओके, अगर इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक, सपोज इसको ब्लॉक ए बोला, इसको ब्लॉक बी बोला, सो हु विल स्लाइड फर्स्ट, ए और बी? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक ए स्टेशनरी रहे और ब्लॉक बी मूव हो जाए? नो सर। No. सर पहले पड़ेगा ब्लॉक ए फ्रिक्शन मूव कितना है। करेगा। अरे पहले एक फ्रिक्शन सेकंड, इतना पड़ेगा सर, फ्रिक्शन कितना देना पड़ेगा? एक सेकंड, जब तक तुम्हारा ब्लॉक ए स्लाइड नहीं करेगा तो ऊपर वाले को आगे लेके कौन जाएगा? क्या कभी कोई ऐसा नहीं। हुआ है कि तुमने अपने हाथ को रखा हुआ है, हाथ तो वही है और ऊपर की चीज अपने आप स्लाइड होकर चली गई? नहीं। तो अगर कोई ब्लॉक मूव करेगा तो पहले कौन करेगा? ए करेगा, राइट? ए आगे सर इस जाएगा केस तो में 0 एक्सेलरेशन है। Yes, sir. तो Friction. पहले Yes, मूव, sir, friction. हाँ तो हाँ राइट, तो पहले मूव करेगा ए, और जो बी है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो साथ में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मुझे ए को स्लिप करवाना है तो मुझे मतलब स्लिपिंग कहाँ करवानी है? यहाँ करवानी है, इस वाले ग्राउंड पे, राइट? और इस वाले ग्राउंड पे स्लिपिंग करवाने के लिए मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। ये देखो, तो ये तो सरफेस है ना ब्लैक वाली, इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू एन। ठीक है, तो म्यू है, म्यू की वैल्यू है 0.2, और नीचे वाली सरफेस पे एन का वैल्यू कितना है? उसने 4 kg का भी उठा रखा है और 2 kg को भी उठा रखा है, तो 60 न्यूटन, मतलब कि 12 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये जो मेरा एफ एक्सटर्नल है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इफ एफ एक्सटर्नल इज लेस देन और इक्वल टू 12 न्यूटन, देयर विल बी नो मोशन। नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा। मोशन स्टार्ट करने के लिए 12 न्यूटन फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्यों? 12 न्यूटन होने के बाद में ही यहां से स्लिपिंग स्टार्ट होएगी ना, और जब तक तुम्हारा और नीचे वाला स्लिप नहीं करेगा तो ऊपर वाले की तो बात ही क्या है फिर, सर है मतलब ना? कोई भी, मतलब समझो सर एकदम एक्यूरेट स्केल पे मतलब 11.99 न्यूटन भी लगा दिया तो भी नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं ना कि 12.000 भी लगा दिया तो भी नहीं चलेगा। सर कितना बट लगाना पड़ेगा? ऊपर वाली दोनों सर्फेसिस के बीच में भी फ्रिक्शन है ना। हाँ तो लेकिन अगर उससे अभी देख लेंगे। वो अरे वो तो बैलेंस इंटरनल होगा। बन जाएगा ना, अरे वो तो इंटरनल बन जाएगा दोनों में। इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल कौन सा है? ये है ना ग्राउंड वाला, है ना?
लेकिन अगर तुमने इतना लगा दिया 12.001 तो अब क्या होगा, स्लिपिंग होगी? हाँ लगेगी। यस, तो अब स्लिपिंग होगी। तो इसीलिए मैंने ये लगाया है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाया, देखो मैंने, इफ फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू 12 देयर विल बी नो मोशन। ठीक है, सब लिमिटिंग केस में 12 लेंगे ना? हाँ लिमिटिंग में तुम देखो कैलकुलेशन के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम उसको आइडियली देखो तो फोर्स की वैल्यू 12 से थोड़ी सी तो अपने ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ ओके, तो अब ये जो नंबर है इसको मैंने हटा दिया। अब मैंने सपोज यहाँ पे फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन। ठीक है, ओके, अब बताओ क्या होगा। तो जैसे ही अब इफ मोशन हो। force is 20 Newton. So I will say, we can say block, so we will say system will move. एटलीस्ट सिस्टम मूव तो होगा, लेकिन मूव कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो जो हमने अजम्पशंस पहले किए थे सारे के सारे अजम्पशंस अब फिर से करेंगे। क्या होता है सबसे पहला अजम्पशन? अज्यूम कॉमन एक्सेलरेशन A and B both moving together, और वो हमने निकाल लिया कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए क्या फंडा होता है कि दोनों को अपने क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं ना। एक ही सिस्टम। इसका मास 4, इसका मास 2। अब इनके ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन। इसके ऊपर यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन, इसके ऊपर यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन अगर पूरे को मैं यूं मान लूं, कहते सिस्टम मान लूं इस पूरे को, तो इस पूरे सिस्टम पे एक यहां तो लग रहा है कितना 20, और क्या लग रहा है, सर फ्रिक्शन भी ग्राउंड लगेगा के ना, साथ फ्रिक्शन ये- लग रहा है 12 नीचे। friction with ground. ये वाला फ्रिक्शन, नीचे वाला फ्रिक्शन, हाँ, वो वो तो भी है ना, वो भी और वो उसकी भी। वैल्यू कितनी है 12। 12। देखो ना, क्योंकि स्लिपिंग करवानी है ना भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो अब बताओ कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 20 - 12, ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास कितना है 6, तो कितना बन जाएगा ये 8/6, दैट मींस 4/3, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या होता है मेरा सेकंड स्टेप, सर उस बॉडी को अज्यूम करना जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रही है। हाँ हम उस बॉडी को चेक करेंगे जिसको फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ चेक Required Block for B. sleeping. ब्लॉक बी। ठीक है, ऊपर वाले को बोला ना बी, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं, ये उसका एबीडी बना दिया, इसका मास है 2, ये सरफेस, इसके ऊपर कितना लग रहा होगा नॉर्मल ऊपर की तरफ 20 न्यूटन। यहाँ पे ऊपर जो म्यू है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और हमने इसका एक्सप्रेशन क्या अज्यूम किया है, कॉमन वाला 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2, एक्सेलरेशन 4/3, तो हमको अब कितना फोर्स चाहिए 8/3 न्यूटन। फोर्स अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है हमारे पास में, म्यू एन, म्यू की वैल्यू 0.5 और नॉर्मल 20, तो कितना हो गया 10 न्यूटन। तो बताओ क्या होगा, स्लिपिंग होगी नहीं होगी, नहीं बॉक्स पर नहीं होगी, हाँ नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी भाई। हमारी जो अपने रिक्वायरमेंट है वो तो इतनी है, मतलब 8/3, हमारे पास में अवेलेबल कितना है 10, तो हम बोलेंगे नो स्लीपिंग बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि ए और बी एक साथ में मूव करेंगे, और एक साथ में मूव कर रहे हैं मतलब कॉमन एक्सेलरेशन। तो हम बोल देंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 4/3, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज
4/3 and a friction 8/3 Newton. ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। हाँ भाई, हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मुझे करके बताओ, अगर मान लो फोर्स की वैल्यू होती कहते 100 न्यूटन, अब क्या होगा? सॉल्व करो, बताओ। सर इस बार स्लिपिंग हो जाएगी। नीचे वाले ब्लॉक का 88/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन रहेगा और ऊपर वाले का 5 तो ये मीटर यहाँ पर भी सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले निकालेंगे कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन के अंदर हमारा से क्या बन जाएगा सिस्टम, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 kg, ये 4 kg। 4 kg पे लग रहा है 100 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन लगेगा ना ग्राउंड वाला, वो कितना है 12। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 100 - 12/6, तो कितना बन गया 88/6, तो कितना होता है 44/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ विल चेक ब्लॉक बी। अगर ब्लॉक बी के लिए मैं चेक करता हूं तो क्या होगा, बी का एफबीडी बनाते हैं 2, यहाँ की तरफ फ्रिक्शन, तो फोर्स रिक्वायर्ड, मास तो कितना है 2 और एक्सेलरेशन 44/3, तो मतलब 88/3 न्यूटन। और फोर्स हमारे पास में अवेलेबल कितना है, म्यू एन, म्यू 10 कितना है न्यूटन सर। 0.5 × 20 10 न्यूटन। तो मतलब इन दोनों के बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि स्लिपिंग। और जब स्लिपिंग होती है तो हमारे पास में लगता है मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन ऊपर वाले के ऊपर आगे लगा दिया 10, मास कितना है 2, तो एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा 5 मीटर पर 10 सेकंड मीटर स्क्वायर। सेकंड। ये हमारा नीचे वाला, यहाँ पे क्या लग रहा है 100, एक तो यहाँ लग रहा है 10, एक यहाँ पे कितना लग रहा है 12, मास कितना है 4, तो क्या आएगा एक्सेलरेशन 100 - 22 कितना होता है 78, 78/4 सर। 78/4, ये हमारे पास में आ गया। तो भाई इसीलिए तुमको वो स्टैंडर्ड जो स्टेप थे वो बताए गए थे कि क्वेश्चन चाहे तुम्हारा कैसा भी हो, कहीं पे फ्रिक्शन हो कहीं पे फ्रिक्शन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम अपने वाले जो तुम अपने स्टैंडर्ड स्टेप को फॉलो करो और चलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर दोनों बॉडी पे अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो भी कॉमन हाँ एक्सेलरेशन रुको, निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, एनी कॉम्बिनेशन, प्रोसीजर हमारा यही रहेगा। जैसे अपने में उसमें करते थे ना, एनएलएम में करते थे, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन के अंदर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते थे, फिर लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखते थे और फिर लगाते थे कंस्ट्रेंट, चाहे वो स्ट्रिंग हो या वेज हो। तो वो एक हमारे स्टेप बने हुए थे। तो यहाँ भी स्टेप यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं, चाहे क्वेश्चन की वैरायटी कैसी भी हो, क्वेश्चन का डायग्राम कैसा भी हो, बट हमारा जो प्रोसीजर है वो यही रहेगा। जैसे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और देता हूं,
एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। सपोज इसका मास 2 kg, इसका मास 4 kg। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 ले लो, चलो ठीक है 6। तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगा रखा है 6 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ कितना 10 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे स्मूथ है, ये हमारे पास में स्मूथ है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। चलो करो। सर सेम टाइम पे दोनों ब्लॉक्स को पुल किया है ना? हाँ हाँ, एक साथ पूरा। तो आप बताओ इसके अंदर क्या होगा, मतलब कि ब्लॉक विल कॉमन स्लिप तो और नहीं नॉट, आएगा? ब्लॉक विल स्लिप और नॉट। वी मस्ट चेक। तो वही हमारे स्टेप फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। सर स्लिपिंग नहीं होगी? नहीं सर, कोई ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। तो हमारा एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन, राइट। तो हमने कर दिया, सपोज अपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो लेकिन सबसे सर पहले अगर दोनों तरफ से ब्लॉक्स को खींचा जा रहा है तो एक्सेलरेशन कॉमन कैसे आएगा? वही सर, अरे मैं मेरा वही डाउट था। क्योंकि यहाँ का फोर्स ज्यादा है, यहाँ का फोर्स कम है। अच्छा, और इक्वल होते तो? अरे तो वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है। सपोज ऊपर वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता ही नहीं, अगर स्मूथ होती सरफेस तो क्या होता? आराम से अलग अलग चले तो जाते ठीक है, दोनों। हाँ तो अलग जाते हैं भाई, एक कहते हैं अपने राइट में जाता, एक है लेफ्ट में जाता, कोई बात नहीं, सर, बट अगर जाने दो। हम लोगों ने सपोज दोनों तरफ ऊपर वाले ब्लॉक को राइट साइड पे 5 न्यूटन से खींचा और नीचे वाले को लेफ्ट साइड से 5 न्यूटन से, तो हाँ सर कॉमन एक्सेलरेशन के लिए तो पूरे सिस्टम पर तो सर जीरो 0 हो हो गया, जाएगा ना? हाँ 0 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक को चेक करेंगे कि क्या स्टेशनरी रहना पॉसिबल है। भाई अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो फ्रिक्शन फोर्स एंड बैलेंस करना चाहिए ना एक्सटर्नल फोर्स को, तो हम उसको अपने चेक करेंगे, ठीक है सर, समझा। है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने पूरे को अपने सिस्टम अज्यूम कर लिया। इस पूरे सिस्टम पे कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ की तरफ 6, यहाँ की तरफ 10, तो ये यहाँ की तरफ आएगा ना एक्सेलरेशन। तो ए कॉमन क्या बन जाएगा, 10 - 6, ठीक है। और फ्रिक्शन देखो, अब ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे, इसके ऊपर कहाँ लगेगा, इधर।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 - 6 अपॉन इसका मास कितना है 4 and 2 6, तो कितना आएगा 4/6, दैट मीन्स 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब बताओ किसको चेक करोगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर ऊपर वाले को। ऊपर वाले को वाले। सर। ऊपर वाले को इसलिए चेक करेंगे क्योंकि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो ये है हमारा ड्राइविंग फोर्स ना, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो हम ऊपर वाले को चेक करेंगे। तो चेक फॉर ब्लॉक बी, तो उसका एबीडी बनाता हूं। उसमें यहाँ की तरफ क्या लग रहा है 6, मास कितना है 2, यहाँ की तरफ क्या लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी F - 6 इक्वल टू मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन 2/3। तो ये कितना बन गया 6 + 4/3, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 7.33 हो गया ना। हाँ तो सर। मतलब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 7.33 है तो क्या हुआ कि ये दोनों ही ब्लॉक कैसे जाएंगे, साथ में जाएंगे। कहाँ की तरफ, राइट हैंड साइड में। तो राइट अब देखते साइड हैं से। कि अब देखेंगे कि हमारे लिए कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है। सर 12 न्यूटन, तो साथ में जाएंगे। हमारे लिए अवेलेबल फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू है 0.6, नॉर्मल की वैल्यू 20, तो मतलब 12 न्यूटन। हमको चाहिए 7, हमारे पास 12 है, मतलब क्या होगा बोथ विल मूव इन वन डायरेक्शन। टुगेदर। Yep. एक्सेलरेशन कितना होगा 2/3, कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। अगर बताओ अगर ऊपर का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बहुत कम होता, मान लो ऊपर का फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता 0.2, तो स्लिप हो जाए। तो फिर स्लिप होते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन को लगा देते हैं और देखते हैं कि कौन से ब्लॉक के पास में रिजल्टेंट फोर्स कहाँ की तरफ आ रहा है। तो कोई पॉसिबिलिटी ले लो, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा जो आंसर आएगा अगर तुमने स्टेप अच्छे से फॉलो किए हैं तो हमेशा आएगा। सर अगर वैसा होता तो हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लेते, क्योंकि ऊपर वाले पे भी फोर्स लग रहा है। क्या चीज, फ्रिक्शन कैसे लेते फिर अगर वैसे होता तो? भाई तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने अज्यूम किया है कि एक्सेलरेशन कहता है राइट हैंड साइड में है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, राइट हैंड साइड में लग रहा है ना। ओके हाँ सर समझ। तो बस, हाँ भाई ठीक है, क्लियर। यस हाँ, सर। यस सर। चलो अब हम बुकलेट वाले एक दो वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो जैसे कि तुमको बुकलेट में दिया हुआ है एग्जाम्पल 1, उसमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास में ये है ग्राउंड है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर इज म्यू। बोर्ड, हाँ ओके, ये हमारे पास में फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक हमने बॉक्स रखा हुआ है, देखिए बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स का मास जो है वो स्मॉल m है और इनके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज म्यू। ठीक है, ओके। और ये हमारे पास में रूफ है, रूफ पे हमने पुली लगा रखी है, एक पुली यहाँ लगा रखी है, एक पुली यहाँ लगा रखी है और एक पुली यहाँ लगा रखी है, रोप आ रही है एक, इसको रोप से ऐसे बांधा हुआ है। यहाँ पे एक मैन है, इसका मास कैपिटल है, ठीक है, और ऑन द फ्लोर हमसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, दैट मैन कैन अप्लाई
on rope so that block does not move on ground. ब्लॉक को ग्राउंड पे मूव नहीं करना है। देखो क्या होगा, अगर मैन ने फोर्स लगाया तो कहाँ की तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। मैन जो है वो इस वाली स्ट्रिंग पे कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना, पुल करना है उसको। तो सपोज मैन ने फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ, ये लो, इस पॉइंट पे फोर्स यहाँ लग गया नीचे, तो इस पॉइंट पे कहाँ लगेगा, इधर, इस पॉइंट पे कहाँ लगेगा, इधर, इस पे, इधर, इस पॉइंट पे कहाँ लगेगा, इधर, इस पॉइंट पे, इधर। तो ये जो है यहाँ पे आएगा ना ब्लॉक पे। तो हम तो ब्लॉक में इंटरेस्टेड है, ब्लॉक में फोर्स कहाँ की तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड में। तो ब्लॉक की मूवमेंट की कहते हैं टेंडेंसी है, अगर ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल में राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक मूव करेगा। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन अप्लाई सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स होएगा तो स्लिप हो जाएगा ना फिर, क्योंकि कभी ना कभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर ही देगा। तो चलो एक बार सोचो, दिमाग लगाओ कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स द मैन कैन अप्लाई। सर m प्लस m म्यू। क्यों, कैसे? सर क्योंकि ब्लॉक वाले सिस्टम को मूव करने के लिए फ्रिक्शन मार्क्स को वो ओवरकम करना चाहिए, मतलब ब्लॉक जब मूव नहीं होगा तो फिर वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो बैलेंस कर देंगे हम फोर्सेस। लेकिन तो अगर friction जो एक सेकेंड, अगर मैन तुम्हारे रोप को नीचे खींचेगा तो उसके ऊपर भी ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा ना, अगर तुम एफबीडी बनाओगे मैन का। सर बट हमें तो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के मूवमेंट में देखना है ना। ओके, मैक्सिमम मैंने फ्रिक्शन कितना लगाया तुमने? m प्लस m म्यू जी। क्यों ऐसा किसने बोला कि जो नीचे वाला ग्राउंड है उसका जो नॉर्मल फोर्स है वो m+mg है? सर टेंशन भी लगेगा और कम टेंशन भी तो लगेगा ना। यस। हाँ तो कहते तो सोचो लेकिन टेंशन तो ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स भी ऊपर है से और मान भी होल्ड कर रहा है ना, तो उसके ऊपर भी हाँ लगेगा। उसने होल्ड किया हुआ है ना मैन ने। तो सब उस मैन पर है सब। यस भाई, अल्टीमेटली फोर्स तो उसी को लगाना है मैन को। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया था। हाँ सर mg है क्या? नहीं, कौन सा mg, स्मॉल सर mg कैपिटल है? कैपिटल mg। कैपिटल mg नो। सर m प्लस m म्यू जी बाय 1 प्लस म्यू। ऐसा कुछ हो सकता है। ओके और बताओ बाकी लोग। सर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू म्यू जी अपॉन 1 प्लस म्यू। हाँ सर वही बोला था मैंने। सर मतलब टेंशन की वैल्यू आ रही है तो मतलब वही फोर्स लगा देगा ना। देखो तो हमको बेसिकली क्या करना है, देखो सपोज मैन ने जो फोर्स लगाया उसको हमने बोल दिया, ये बोल दिया
टेंशन बोल दो या फिर एक ही, क्योंकि हमको स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बोलना अच्छा लगता है ना। तो मैन ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया टी, तो मैन के हाथ के ऊपर कहाँ लगेगा टेंशन? ऊपर की तरफ। यस ठीक, ये यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, क्योंकि बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट आर मासलेस। तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं मैन का। तो मैन का अगर मैं एफबीडी बना रहा हूं तो ये तुम्हारे पास में मैन है और ये वाली सरफेस है ब्लॉक की। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं मैन पे? एक तो मैन सर का mg लगेगा mg मैन और का, और कैपिटल mg ऊपर टेंशन लगेगा। ऊपर की तरफ। एक तो ये जो सरफेस है ये ऊपर की तरफ अभी तो नॉर्मल फोर्स लग रही लगा है। नॉर्मल। है ना। मैन के ऊपर एक तो सरफेस ने लगाया नॉर्मल, और एक इसके हाथ के ऊपर भी लग रहा था ना, टेंशन लग रहा था ऊपर की तरफ। और मैन का एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, तो फोर्स इधर बैलेंस होने चाहिए, मतलब कि n प्लस टी शुड बी इक्वल टू कैपिटल mg, राइट। अब इसका एबीडी बनाते हैं प्लैंक का। ये मेरे पास है प्लैंक, ठीक है, और ये मेरा प्लैंक के नीचे ये अपना ग्राउंड हो गया। इसके ऊपर देखते हैं, एक तो इसका खुद का mg लग रहा होगा स्मॉल mg, और जब इस प्लैंक ने मैन के ऊपर क्या लगाया नॉर्मल, तो एक्शन रिएक्शन नॉर्मल के ऊपर लगेगा। एक यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल, और ये जो सरफेस है इसने ऊपर लगा रखा होगा n2, और ये यहाँ पे लग रहा होगा n2। ये हमारे पास में ग्राउंड का है पेड़। और हॉरिजॉन्टल के अंदर यहाँ की तरफ लग रहा क्या है t। टेंशन। ठीक है, अगर वहां पे टेंशन लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? यहाँ की तरफ पीछे। फ्रिक्शन। तो अगर मुझे मैक्सिमम ये चाहिए, इसकी वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? म्यू इनटू n2, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर तुम्हारा जो क्या लग रहा है नॉर्मल n2 लग रहा है। तो अब इसको अपने बैलेंस करते हैं। इसका एक्सेलरेशन भी 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या बनेगी? बताओ बताओ। n प्लस स्मॉल mg शुड बी इक्वल टू n2। अब ये यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो और उसको नीचे पुट कर दो, क्या बनेगा? कैपिटल mg माइनस -t t प्लस स्मॉल mg शुड बी इक्वल टू n2। अब इस सर ये तो हम n2 सीधे डायरेक्टली पूरे सिस्टम को लेके निकाल हाँ सकते थे ना। हाँ यस, एक ही बात है भाई। हमने सर इन दोनों वैसे इक्वेशन क्या? को ऐड ही तो किया, इन दोनों इक्वेशन को। हाँ सर। ठीक है ना। अब यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, और ये जो मेरा फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दूं? इसके बराबर कर दो, टेंशन के बराबर। जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो टेंशन इक्वल टू म्यू। सर म्यू इनटू mg। mg माइनस t। सर g कॉमन लेके m प्लस m कर दीजिए ना। नहीं ना, टेंशन भी तो है। हाँ सर, फिर ठीक है, माइनस म्यू इनटू हाँ टेंशन कर दीजिए ना। ये मैंने लगाया लिमिटिंग केस, जस्ट अबाउट टू स्लिप। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू बन जाएगा म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन 1 प्लस म्यू। ये हमारे पास में मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन अप्लाई। ठीक है, यस सर। हाँ भाई, किसी को एक डाउट? मिनट सर, यस सर। ये लिमिटिंग केस आपने ऐसा क्यों लगाया? हाँ, अरे भाई मैं हॉरिजॉन्टल के अंदर मेरा फोर्स क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है ना, ड्राइविंग। ये यहाँ की तरफ हाँ। क्या लग रहा था? टेंशन लग रहा था। यहाँ की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। उनको इक्वल कर दिया ना। उसने क्या बोला था? जस्ट अबाउट टू स्लिप। अच्छा, जस्ट अबाउट टू स्लिप। हाँ, मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लगाऊं कि स्लिपिंग ना हो, तो मतलब कि एकदम और लिमिटिंग केस आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है। सर बस N2 को ही क्यों लिया? क्योंकि बताओ ग्राउंड और ये वाला ब्लॉक, इनके बीच के अंदर जो अभी फ्रिक्शन लगेगा उसके लिए कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? नॉर्मल जो नॉर्मल इन दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा है, राइट? यस सर, तो उनके बीच में कौन सा नॉर्मल लग रहा है? N2 लग रहा है। N2 लग रहा है, तो हमारे फ्रिक्शन के अंदर N2 आएगा। अगर मुझे ऊपर का फ्रिक्शन निकालना होता कि मैन के पांव और इसके बीच में अगर वो निकालना होता फ्रिक्शन, तो कौन सा आता नॉर्मल? N आता। तो उसमें N आता। तो ओके। जिस सरफेस पे निकालना है उसी सरफेस का नॉर्मल। ठीक है, आ गया है? हाँ सर कोई तो बोल रहा था स्क्रॉल डाउन करने को। स्क्रॉल डाउन यहाँ पे। अब देखो तुम्हारे जो पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है उसके अंदर एक एग्जांपल है, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 को वी विल डू बाय 2 मेथड। पहले वाले में अज्यूम करेंगे फ्रिक्शन है ही नहीं, सेकंड वाले में अज्यूम करेंगे फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इसमें केस 1 में मैंने लिया ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, कहीं कोई वो नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये है और ऐसे क्वेश्चन हमने किया भी था, वो था ना स्ट्रिंग प्लस वेज कंस्ट्रेंट वाले में किया था। एक ब्लॉक है, मास है इसका कैपिटल M, यहाँ पे एक हमने लगा रखा है पुली। ठीक है, और पुली से रोप आ रही है, ये रोप आ रही है, ये रोप जा रही है, ये आ रही है, फिर इससे अटैच हो गई है। एक पुली यहाँ लगी हुई है, एक पुली यहाँ लगी, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है एक ब्लॉक। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। चलो करो, स्मॉल m और कैपिटल M का एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, दोनों के बीच में कितना और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, सब कुछ फाइंड आउट करना है।
हमें आंसर बताओ। सर एक मिनट। कौन बताएगा? सुरेश। सर हाँ आंसर आया। सर अभी कर रहा हूँ मैं। ओके। संजना। मैं भी कर रही हूँ। क्या कर रहे हो बताओ? हाउ आर यू आर प्रोसीडिंग? बताओ ना। सपोज अगर कैपिटल एम का एक्सेलरेशन तुमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया सर ए, आंसर आया। टी एम प्लस एम इंटू ए बाई 2 है क्या सर? देखो देखो देखो, मेरे को आंसर नहीं पता, मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या लगाया, कॉन्सेप्ट क्या लगाया। सर हमारे टी आंसर में पहले लाइक सिर्फ एम ही रहना चाहिए ना, मतलब क्या? ए नहीं, मतलब एक्सेलेरेशन नहीं आ सकता ना आंसर में, मतलब जब आंसर आएगा। सर मेरा एक्सेलरेशन आया। क्या आया? सर एक्सेलरेशन 2mg/m+3m आया। 2mg तुमने उसको इक्वल ले लिया क्या सारे मास? नो सर, नहीं, ये ऊपर हमारे पास स्मॉल m है और नीचे देखो, हमारे पास कैपिटल ओके 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 ओके, सपोज अगर ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक कैपिटल एम, सपोज इसको मैंने बोल दिया ए, अगर इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुमने अज्यूम कर लिया ए, ठीक है, तो स्मॉल m का भी a होगा। तो अगर मैं इसको अज्यूम कर लूं ए, ये लो, इसका ये बना दिया मैंने ब्लॉक को, ये, और यहाँ पे मैंने बना दिया छोटू वाला ब्लॉक। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है ए, तो ये जो ब्लॉक है, छोटे वाला ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? सर ए होगा। ए, क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में है। सर और नीचे की तरफ भी रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग हाँ, स्लैक हो यस जाएगा। यस यस। अब देखो, अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा तो यहाँ से भी स्ट्रिंग छोटी होएगी और यहाँ से भी स्ट्रिंग छोटी होएगी। ये जो हाइट है ये तो कांस्टेंट है, राइट? सर तो नीचे की तरफ भी ए ही रहेगा। 2a रहेगा। हाँ 2a रहेगा सर। 2a ना, हाँ 2a क्यों? देखो ना, जो स्ट्रिंग का अगर ये ब्लॉक आगे आएगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा थोड़ा सा रोप, ये वाला रोप ना, क्योंकि ये ब्लॉक आगे आ गया और इतना ही मुझे ऊपर से ही मिलेगा, है ना? यस। तो इसका नीचे की तरफ रहेगा 2a। अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ। इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? T। सर यहाँ नीचे की की तरफ क्या तरफ लग रहा है? नीचे की mg। तरफ mg। सर और 2a क्यों मिला नीचे की तरफ? क्योंकि देखो इसके ऊपर भी स्ट्रिंग है ना, ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली, जैसे ही ये ब्लॉक यहाँ पे आगे जाएगा तो ये वाली पुली, जैसे ये पुली 1 पुली 2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा? a। और ये जो पॉइंट है और ये जो पुली है, इनके बीच का डिस्टेंस भी कम होएगा, है ना? तो हमारा ब्लॉक, ठीक है, ओके। अब ये जो दो तुम्हारे ब्लॉक हैं, इनके के बीच में लगेगा नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, ये सर तो छोटे इसके वाले पे राइट साइड पे लगेगा। तो छोटे वाले पे यहाँ पे लगा नॉर्मल, और इस पे कहाँ लगेगा? बड़े वाले पे, यहाँ की लेफ्ट तरफ। साइड से। तो पहले तो अपने इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, स्मॉल m के लिए। स्मॉल m के लिए ये क्या इक्वेशन आएगी? सर और n स्मॉल f, ma और mg minus t n 2ma। फोर्स हो गया नॉर्मल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मास इज m, एक्सेलरेशन इज a। अब इक्वेशन लिखता हूं ना वर्टिकल में, तो वर्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है? mg, और ऊपर लग रहा है t इक्वल टू m इंटू 2a। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसके लिए लगाते हैं बड़े वाले के लिए। बड़े वाले पे देखो, एक तो यहां से लग रहा है टेंशन, ये वाला टेंशन, एक ये यहाँ वाला टेंशन लग रहा है, ये वाला, है ना? यस भाई सर। जो है वर्टिकल वाला है उसको लगाने का तो कुछ है यूज नहीं है, क्या करना है वर्टिकल वाले को लगा के, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले को लगा दिया टी।
तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है टोटल 2t, बट एक ये भी लग रहा है यहाँ की तरफ नॉर्मल माइनस नॉर्मल इक्वल टू कैपिटल M तो इंटू, 2t क्यों? अरे एक ऊपर वाला भी तो है ना, ये ऊपर वाला, एक नीचे में भी है। एक यहाँ भी है ये वाला। और वो पुली जो है वो कैपिटल M के साथ इंक्लूडेड है। हाँ हाँ, अरे वो तो इससे अटैच है ना, तो अगर वही, पुली के इसी ऊपर का लग रहा है part तो है। अपना, हाँ अच्छा, तो ठीक इनडायरेक्टली है, पुली भी इसको खींच रही है। हाँ यस। तो ये लो, तो ये हमारे पास में इक्वेशन 3। अब देखो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, n t a, हमारे पास में इक्वेशन भी 3 है। क्या करोगे, पहले तो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। तो पहले हमने किया 1 + 3, तो क्या बन जाएगा 2t इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। अब इस वाली इक्वेशन से t का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, तो 2t का वैल्यू क्या बन जाएगा, स्मॉल mg माइनस 2ma इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। क्या हो जाएगा 2mg इक्वल टू 4ma प्लस कैपिटल Ma प्लस स्मॉल ma। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2mg अपॉन 5ma plus capital M। 5m प्लस कैपिटल M, ये आएगा एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बिगर ब्लॉक। किस किस का आया, मेरा आया सर मेरा सर मेरा हाँ। वो 5 की जगह 3 आ गया, पता नहीं कैसे। हाँ सर मेरा भी 3 आया। अबे ऐसे कैसे 3 आ गया यार, मतलब सर तुमने यहाँ पे नीचे इसको नहीं जो लिखा था हुआ ना, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट गलत लगा दिया। सर उसको हाँ। 2a नहीं लिया होगा। हाँ सर मैंने वही 2a ले नहीं लिया लिया। होगा, यस यस, इसलिए तुम्हारा रॉन्ग हो गया ना। तो देखो सारी चीजें कनेक्टेड हैं। सर आप फिर से 2A वाला समझाएंगे? 2a वाला देखो यहाँ पे बताता हूँ, कहते हैं डायग्राम बना के। सर इस बार वैसे सर बताना, वर्चुअल वर्क से स्मॉल बता ब्लॉक का दो। एक्सेलरेशन कुछ अज्यूम करके। अरे ऐसे कैसे, देखो एक यहाँ पे है स्ट्रिंग, एक तुम्हारे पास में वॉल है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे थी सर और एक यहाँ वर्चुअल पे। वर्क से बता दो, उससे समझ जाएगा। हाँ हाँ उससे भी आ जाएगा, लेकिन हमको आना चाहिए स्ट्रिंग एंड कंस्ट्रेंट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा इतना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा इतना है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना है, और ये हमारे पास में सपोज यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ था, राइट। अगर इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, सपोज मैं यहाँ लेके आ गया इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक ये था ना ब्लॉक, इसको लेके मैं यहाँ पे आ गया, तो बताओ हमारे पास में एक तो इतना लेंथ आ गया, ये वाला आया, एक लेंथ यहाँ से आ गया हमारे पास में, ये वाला आ गया। अब ये सारा का सारा जो लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी है a, इसकी वैल्यू भी कितनी है a। ये पूरा रो अपना कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना, नीचे आएगा। तो कितना नीचे आया, a आया। हाँ। ओके, तो ये तो मेथड हो गया ये वाला। सेकंड हमारा मेथड होता है वर्चुअल वर्क मेथड, इसकी बात करते हैं। ये हमारा ब्लॉक, ठीक है, इसके ऊपर एक तो यहाँ पे लग रहा है टेंशन, ठीक है, एक यहाँ पे लग रहा है टेंशन, और एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है, राइट। इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है ए। ये जो हमारे पास ब्लॉक है, इसमें ऊपर लग रहा है टेंशन T, और यहाँ की तरफ मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया इसका A2। अब लगाते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। क्या होता है वर्चुअल वर्क मेथड, समेशन ऑफ T इंटू A क्या होना चाहिए 0। तो पहले इसके लिए देखो, एक्सेलरेशन और T कैसे ऑपोजिट है ना, तो माइनस साइन, तो माइनस T इंटू A2। इसमें देखो ये टेंशन यहाँ लग रहा है, ये टेंशन यहाँ लग रहा है, कितना हो गया 2T प्लस 2T इंटू A। ये जो टेंशन है, ये टेंशन एक्सेलरेशन के कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या बन जाता है cos थीटा में 0, तो 0। तो यहां से हमारे पास में क्या आएगा
A2 इक्वल टू 2a, मतलब कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ a. यस सर। ओके, अब हमको इसी क्वेश्चन को करना है फिर से, बट नाउ विथ फ्रिक्शन। क्वेश्चन हमारा ये है, ये ब्लॉक कैपिटल M, ठीक है, स्मॉल m, ये ठीक है। ये जो सरफेस है यहाँ पे हमको दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2, और जो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, यहाँ पे हमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है μ1, और हमसे पूछा है फाइंड, और हमको दिया हुआ है स्लिपिंग हो रही है। देखो अगर स्लिपिंग अगर होगी नहीं फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, सब कुछ 0 बन जाएगा, ठीक है। स्लिपिंग इज देयर। स्लिपिंग नहीं हुई तो टेंशन 0 हो जाएगी। अबे होगा ना, टेंशन तो mg रहेगा ना भाई, उसके mg को अपने बैलेंस कौन करेगा? हाँ सर। तो हमसे सिर्फ ये पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ a, बस एक ही बात है ना, किसी एक को फाइंड कर लोगे बाकी सब कुछ तो आ ही जाएगा। चलो ये करो। सर ए कौन सा है? ब्लॉक का एक्सेलरेशन, बड़े वाले का। तो इसमें ए कौन सा है? बड़ा वाला ना? हाँ ये a,
सर स्मॉल ब्लॉक का जो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है उस पे फर्क पड़ेगा क्या फ्रिक्शन की वजह से? यस भाई, उसकी स्लिपिंग हो रही है ना उसके साथ में, नॉर्मल तो लग रहा है ना। उसके अगर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में अगर नॉर्मल है और अगर उनके बीच में स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। अब बताओ कहते फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा? तो पहले चलो उसका एफबीडी बनाते हैं स्मॉल एम का। ठीक है, स्मॉल एम के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे टोटल? 4। और में 4 कौन कौन से? ये लो, ये मैंने बना दिया, नॉर्मल और एमजी। ये मैंने बना दिया स्मॉल एम। स्मॉल एम पे एक तो यहाँ पे लगेगा mg, एक ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, एक यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल। अगर नॉर्मल लग रहा है तो मतलब कि फ्रिक्शन भी होगा ही, क्योंकि स्लिपिंग तो हो ही रही है, यस है ना? यस सर। नॉर्मल यहाँ लग रहा है इस वाले सरफेस से जो कि यहाँ की तरफ जाएगा। ओके, अगर स्लिपिंग इसका नीचे की तरफ हो रहा है तो कहाँ पे लगेगा नॉर्मल ने अपना फ्रिक्शन? ऊपर की तरफ। और अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम, तो म्यू एन, राइट? यस सर। हाँ भाई, सही है। अब इसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल के अंदर तो कितना है a, और यहाँ पे कितना है वर्टिकल में 2a। कंस्ट्रेंट तो अपना रहेगा ही ना, वो तो कंस्ट्रेंट लगा दिए ना, है ना? ओके, चलो अब बताओ, अब अपने पास ना इक्वेशन क्या बनेगी? हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन क्या बनेगी? नॉर्मल इक्वल टू m इंटू a, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस टी माइनस म्यू एन mg माइनस t माइनस म्यू n शुड बी इक्वल टू m इंटू m2 सर। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से चेंज होना चाहिए ना एक्सेलरेशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो अलग आएगी, लेकिन कंस्ट्रेंट तो उतना ही रहेगा ना। अरे कंस्ट्रेंट को उससे क्या मतलब है कि फ्रिक्शन है कि नहीं? अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है उतनी पार्ट इसका नीचे आएगा ही आएगा, उसको इससे क्या फर्क पड़ता है कि हाँ यस ठीक है। ओके, चलो अब अपने इसका एफबीडी बनाते हैं बड़े वाले ब्लॉक का। जो बड़े वाला ब्लॉक है अब उसके वर्टिकल फोर्सेस को भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट करेगा। यस ठीक है, चलो देखते हैं इसके ऊपर। ये यहाँ पे थी ना पुली, ठीक है, इसको अटैच कर दिया पुली को साथ में। अब देखते हैं, एक यहाँ पे लग रहा था टेंशन T और एक यहाँ पे लग रहा था टेंशन T, राइट? ठीक है, और एक यहाँ की तरफ लग रहा था टेंशन T, और क्या लग रहा है? और इसका mj लग रहा है नीचे की तरफ, और नॉर्मल लगेगा। ये एक तो अपने ये यहाँ वाला लगेगा नॉर्मल ना, ग्राउंड वाला नॉर्मल। ठीक है, उस नॉर्मल को सपोज को मैंने बोल दिया n डैश। ठीक है, और कौन सा नॉर्मल लगेगा? एक ये वाला लगेगा नॉर्मल जो कि उस वाले ब्लॉक ने लगाया नॉर्मल। और सर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा ना फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन, अगर इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो ब्लॉक पे कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे, म्यू एन। ये इसका एफबीडी बन गया। अब देखो, तो पहले इसकी इक्वेशन लगाते थे वर्टिकल के। वर्टिकल के अंदर इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो जो हमारे वर्टिकल फोर्सेज है उनको अपने बैलेंस करते हैं। तो वर्टिकल में कौन सा है? एक ये है, एक ये, एक ये और एक ये, बस इतना ही है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? T प्लस
capital mg plus mu n. This should be equal to n dash. n dash. इक्वेशन 3. और हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टल के अंदर एक यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, ठीक है, ओके, एक यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, और एक यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, और कौन सा लगेगा? फ्रिक्शन ग्राउंड के साथ यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, और यहाँ भी स्लिपिंग हो रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट था μ2, और यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वो है n डैश, ठीक है, ओके। ऊपर मुझे यार म्यू की जगह पे वो लिखना था, μ1 लिखना था, 1 है ना, कहीं पे लिखा नहीं ना μ1, यहाँ भी μ1 और यहाँ भी μ1 हो गया ना हर जगह पे μ1। यस μ1 यहाँ हो गया और μ1 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लगाता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लगेंगे? 2t माइनस n माइनस μ2 n डैश शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, इक्वेशन 4। अब हमारे पास में इक्वेशन भी 4 है और वेरिएबल भी 4 है। नाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, समझ में आया भाई सबको? यस सर। हाँ भाई, किसी तो हमको इक्वेशन सर बनानी है, अगर फ्रिक्शन है तो उसको हम लगा देंगे, जैसे इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बिना फ्रिक्शन के किया था, अभी हमारे पास फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन से कर देंगे, ठीक है। तो अभी नाउ यू कैन कंप्लीट ऑल फ्रिक्शन, कंप्लीट ऑल फ्रिक्शन असाइनमेंट, ठीक है, एंड SCB. Now you can solve all the questions. Cool. और हाँ, एग्जाम के लिए थोड़ा अच्छे से चैप्टर खत्म। हाँ, अभी इसके अंदर एक और वो कराऊंगा 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, तो वो तो उसके जैसा ही है, 2 के जैसा ही है, उसके अंदर कुछ अलग नहीं है, जैसे जो स्टेप हमने 2 के अंदर फॉलो किए थे दोनों का चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, उसके अंदर भी हम, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। यस बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय।